प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण में टॉपिक पढ़ेंगे, वो है संज्ञा। यानी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी किसी प्राणी का नाम हो, किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे उदाहरण है पहाड़, ताजमहल, राज्य, गंगा, पुस्तक आदि। फिर है संज्ञा के भेद। यानी संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान व प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जहां पर होता है वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है व्यक्ति, यानी व्यक्ति विशेष का नाम, स्थान विशेष का नाम, किसी वस्तु विशेष का नाम जहां पर आ जाता है वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण में देखो कोटा, स्थान विशेष का नाम रामायण, हिमालय, यमुना, महाराणा प्रताप, लाल किला आदि क्या है? किसी विशेष नाम का बोध कराते हैं, इसलिए कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है भेद जो है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान वे प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी उसकी संपूर्ण जाति, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की संपूर्ण जाति का जो बोध कराते हैं वो शब्द कौन से कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे नाम से ही ज्ञात होता है जाति। जैसे उदाहरण राज्य, यदि किस राज्य यानी जितने भी राज्य हैं, ठीक है, तो कौन सी संज्ञा हो गई ये? जातिवाचक संज्ञा। देश, महासागर, नदी, पर्वत, गांव, विद्यालय, पक्षी, ठीक है, ग्रंथ, ये सब किसके उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब मेन होता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। जैसे देखो व्यक्ति में क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, जगह का नाम आता है। और जाति में क्या आती है? उसकी संपूर्ण जाति आती है, इसलिए कौन सी संज्ञा कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे राज्य, राज्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसकी जगह यदि राजस्थान आ जाए, पंजाब आ जाए, हरियाणा आ जाए तो किसी स्थान विशेष का बोध करा रहे तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश, देश में सब इस देश में यानी सभी देश आ जाएंगे, लेकिन यदि किसी का नाम आ जाए, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, तो स्थान, तो वो कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। महासागर, महासागर में किसका है? जातिवाचक संज्ञा है। यदि किसी महासागर का नाम आ जाए तो वो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। इसी तरह नदी, पर्वत, गांव, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि किसी नाम आ जाए किसी चीज का तो वहां कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्ति में व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष के नाम का बोध होता है और जाति में उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के दोष, स्वभाव, गुण, दशा, भाव आदि का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में शीतलता, गरीबी, ममता, मानवता, मिठास, बुढ़ापा आदि किसके उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब जो है संज्ञा के 2 अन्य भेद भी माने जाते हैं। पहला है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जो संज्ञा के दोनों अन्य भेद है इसको किसके अंतर्गत माना जाता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, तो संज्ञा के जो अन्य भेद है उसमें पहला है समूहवाचक संज्ञा। समूह से, जैसे शब्द से ही ज्ञात होता है कि वस्तुओं, प्राणियों के किसका? समूह का बोध कराता है, वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी जिन शब्दों से वस्तुओं, प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में कक्षा समूह का बोध कराती है, सेना, भीड़, रैली है,
ठीक है, ये सब किसका बोध कराते हैं? समूह का बोध कराते हैं। सभा है यानी कि कक्षा, सेना, भीड़, सभा आदि किसका बोध करा रहे हैं? एक समूह का बोध करा रहे हैं। तो कौन सी संज्ञा कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे फूलों का गुच्छा, तो फूलों के किसका बोध करा रहे हैं? समूह का बोध करा रहे। तो गुच्छा शब्द क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। फूलों का गुच्छा हो सकता है, चाबी का गुच्छा हो सकता है। इसी तरह यानी ये सब चीज किसका? समूह का बोध करा रही है। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, द्रव्य व धातु का बोध होता है, वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण में पानी, पेट्रोल, सोना, पीतल, घी, तेल, ये सब कौन सी संज्ञाएं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। गैसें जो होती है वो भी किसके अंतर्गत आती है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। यानी जो संज्ञा के जो अन्य भेद है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूह में समूह का बोध होता है, द्रव्यवाचक में पदार्थ, द्रव्य, धातु का बोध होता है। इस तरह संज्ञा देखो, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष का नाम आता है और जाति में उसकी जाति का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी के गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध होता है। अब संज्ञा के 2 अन्य भेद कौन से हैं? पहला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, प्राणियों के समूह का बोध होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा में पदार्थ, द्रव्य, धातु का बोध होता है। अगला टॉपिक है भाववाचक संज्ञाओं की रचना, यानी भाववाचक जो संज्ञा उनकी रचना करना। तो भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम से, तीसरा है विशेषण से, चौथा है क्रिया से और 5वां है अव्यय से। यानी भाववाचक जो संज्ञा है उसकी रचना इन 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जैसा जाति, जाति में जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो देखिए जैसे कि क्या है कि पशु, पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पशु से क्या बनेगा? पशुता, पशु है ना। मित्र, मित्रता। बच्चा, बच्चा, बच्चा जो है जातिवाचक संज्ञा है, उससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बचपन बनेगी। राष्ट्र से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? राष्ट्रीयता। ठीक है। देव से, देव जो है जातिवाचक संज्ञा है, उससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? देवत्व बनेगी। प्रभु से प्रभुता, युवा से यौवन, नौकर से नौकरी, माता से मातृत्व। ठीक है। शिशु से शिशुता या शैशव। शिशु से जो है भाववाचक संज्ञा बनेगी शिशुता या शैशव। इस प्रकार शैशव, इस प्रकार क्या है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। दूसरा है सर्वनाम से, यानी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनना। जैसे सर्वनाम शब्द है निज, निज से क्या बनेगी? निजता या निजत्व। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, निजता या निजत्व। सर्व से सर्वस्व। ठीक है। अपना से अपनापन। पराया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? परायापन। स्व से स्वतत्व। आप से आपा। मम से ममता या ममत्व। ये क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञाएं बनेगी। इसी तरह तीसरा जो है क्या है? विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण क्या है? अमीर, अमीर से क्या बनेगी? अमीरी। अच्छा से भाववाचक संज्ञा अच्छाई। आलसी से आलस्य। चालाक से चालाकी। कमजोर से कमजोरी। चंचल से चंचलता। गरीब से गरीबी। ठीक है। ऊंचा से क्या बनेगी? ऊंचाई। बुरा से क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञा बुराई। इस तरह विशेषण से इन भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। चौथा है क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनना। क्रिया से जैसे कि दौड़ना, दौड़ना से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? दौड़। थकना से थकान। चुनना से चुनाव। जीतना से जीत। हारना से हार। सींचना से सिंचाई।
पढ़ना से पढ़ाई, उतरना से उतराई आदि इन शब्दों से क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञाएं बनेगी। अब है अव्यय से, जैसे अव्यय शब्द है ऊपर, ऊपर से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? ऊपरी। दूर से दूरी, मना से मनाही, समीप से सामीप्य, निकट से निकटता। ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं का निर्माण होता है। यानी कि भाववाचक संज्ञाएं जो, उनका निर्माण किन किन से होता है? जातिवाचक संज्ञा, जैसे मित्र से मित्रता, पशु से पशुता, मानव से मानवता। ठीक है। इसी तरह सर्वनाम से, जैसे कि निज से निजत्व, सर्व से सर्वस्व, मम से ममत्व। विशेषण से क्या होगी? जैसे अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, ऊंचा से क्या बनेगी? ऊंचाई, कठोर से कठोरता आदि। इसी तरह क्रिया से क्या बनेगी? पढ़ना से पढ़ाई, दौड़ना से दौड़। ठीक है। फिर है अव्यय। अव्यय से क्या बनेगी? अव्यय शब्दों से जो है भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? जैसे ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी। ठीक है। समीप से सामीप्य, निकट से निकटता। इस तरह ये थे व्याकरण का जो टॉपिक है संज्ञा। धन्यवाद।